Good morning and Happy New Year to everyone. I am Rajneesh Man, Executive Director at Prudent. On behalf of the entire Prudent team, I warmly welcome you all for today's edition of Prudent Talks. Today, we are delighted to have such an engaged audience with us for this important discussion on, Bharat's next 20 years and the role of small caps in the long-term wealth creation. It gives me great pleasure to welcome Mr. Anupam Tiwari. He is currently the head of equity at Grow Asset Management and brings with him close to 20 years of experience in mutual fund industry, including over 13 years as fund manager. A chartered accountant by qualification, Mr. Tiwari began his career as an equity analyst with Reliance Capital and then worked with leading institutions like Reliance Life Insurance, Principal Asset Management, and Axis AMC. He was a fund manager last job at Axis. He has successfully managed funds across large cap, mid cap, and small cap segments, and consistent been recognized for his expertise, being named among the top 5 fund managers in small and mid cap category by ET and Morningstar for 3 consecutive years in 2021 and 22. We are delighted to have him share his insights with us today. Welcome, Mr. Anupam. Thank you, Rajnish. Thanks a lot, and good morning to everyone and Happy New Year. नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं. We hope that this year for you should be happy, healthy, and prosperous. So we are coming out with a new fund, NFO, Grow Small Cap Fund, जो कि 8 जनवरी से शुरू होगा, 8 जनवरी and 22nd January. It's important to remember dates because it's a kind of very busy season. Results वगैरह भी start हो जाएंगे plus New Year, तो that's why just keep in mind the dates 8 to 22nd January. तो how we will go about it is कि हम 4 points discuss करेंगे. सबसे पहला जो important point है और चूंकि उस पर कई बार क्वेश्चन मार्क आता है, जिसको हम एक तरीके से इंडिया स्टोरी बोला करते थे कि इंडिया में अगले 20-25 सालों में क्या हो सकता है. ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि हम इंडिया में अगले 20-25 सालों में पिछले 20-25 सालों से ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं, एंड होपफुली वी विल क्रिएट मोर वेल्थ फॉर आवर इन्वेस्टर्स एंड फॉर एवरीवन इन दिस कंट्री. एक ये हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है. इसकी मेरे पास एक थ्योरी है जिसको मैं थ्योरी ऑफ 3 C's कहता हूँ. दूसरी जो एक बात हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल कैप का इसमें क्या रोल हो सकता है और इस नेक्स्ट 20 ईयर जर्नी में स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा पैसा क्यों बन सकता है. तीसरी हम बात करेंगे कि अभी हमको स्मॉल कैप्स क्यों देखना चाहिए, क्यों करना चाहिए, व्हाई इट इज अ गुड टाइम फॉर स्मॉल कैप्स. और देन वी विल डिस्कस कि हम ग्रो स्मॉल कैप हमको क्यों सोचना चाहिए, ऐसा हमारे पास क्या एक प्रोपोजिशन है जिससे आपको ग्रो स्मॉल कैप में ध्यान देना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विथ कि नेक्स्ट 20 ईयर वाई वी आर कॉन्फिडेंट. ऐसा मुझे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि अगले 20 सालों में हम पिछले 20 सालों से ज्यादा अच्छा करने वाले हैं. आप उस 20-25 साल को, जब मैं 20 साल बोल रहा हूं तो आप उसको 20-25 साल समझ लीजिए. तो अगर तो जो हम कहते हैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, कि आप एकदम बेसिक से सोचना चालू करो. कई बार हमारे पास इतना डेटा, इतना इंफॉर्मेशन होता है कि सब क्लटर हो जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं. बहुत सारी इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बहुत सारे डेटा का कि गिव्स यू लॉट ऑफ कंफ्यूजन. तो हम लोग हमेशा हमको सिखाया जाता है एज एन इन्वेस्टर और प्रोफेशनल मनी मैनेजर की ट्राई टू बी डिसिप्लिन्ड एंड थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिस एवरी टाइम एवरी डे. तो अगर हम किसी भी कंट्री को एक असेस करें कि उसकी इकोनॉमिक सक्सेस के लिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या जरूरी होता है, और दुनिया में हमारे पास बहुत सारे मॉडल हैं. अमेरिका ने बहुत प्रोग्रेस की, यूरोप ने बहुत प्रोग्रेस की, जापान ने बहुत प्रोग्रेस की, चाइना ने बहुत प्रोग्रेस की. तो इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि इनकी प्रोग्रेस हुई. वहीं अगर आप दूसरी कंट्रीज देखें, जैसे अफ्रीका में ज्यादातर कंट्रीज की प्रोग्रेस नहीं हुई. उनके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है. शायद ही ऐसा कोई नेचुरल रिसोर्स होगा जो अफ्रीका में नहीं है. ऑयल से लेके मिनरल्स, एवरीथिंग इज देयर. साउथ अमेरिका की कंट्रीज ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की, और बहुत सारी ऐसी कंट्री, बड़ी कंट्री जैसे रशिया एटसेट्रा, जिन्होंने भी बियॉन्ड अ पॉइंट उनका पर कैपिटा इनकम गेन नहीं हुआ, जबकि उनके पास मिनरल्स भी हैं, ऑयल भी है, और एक बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल बेस है. राइट. तो ये एक बार समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक्चुअली प्रोग्रेस का कारण क्या है, सक्सेस का कारण क्या है, हाउ कंट्री सक्सीड. राइट.
व्हाट ड्राइव्स इकोनॉमिक सक्सेस, वो बेसिक फैक्टर क्या है, और फिर हम ये सोचें कि वो इंडिया में कहाँ है और कैसे हैं, किस स्टेज में हैं, और पिछले 15-20 सालों में उनमें क्या प्रोग्रेस हुआ है, तो हम एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर उन फैक्टर्स में 15-20 सालों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है और 20-25 साल पहले वो इतने फैक्टर स्ट्रांग नहीं थे हमारे लिए, तो अगर हम ज्यादा स्ट्रांग हैं तो हम पिछले 20-25 सालों से ज्यादा अच्छा अगले 20-25 सालों में कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। तो अब क्या चीजें होती हैं, तो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए। उसमें सबसे पहली होती है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी ड्राइव्स ग्रोथ। अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है तो आपके पास कोई ना कोई योग्यता होनी चाहिए, राइट? एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में वो कैपेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इसके बाद आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास बेसिक जो एक सेट है, राइट, वो होना चाहिए। जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, अगर आप बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फिर भी आपको एक अच्छा कैपेसिटी चाहिए, आपको एक ऑफिस चाहिए, थोड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, थोड़ा सा एक छोटी टीम चाहिए, आपको कुछ जगह चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, ये सारी चीजें आपको चाहिए, अदरवाइज आप कैपेबिलिटी को यूज नहीं कर सकते। तीसरी चीज होती है कॉन्फिडेंस, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इस कैपेबिलिटी और कैपेसिटी का कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ा रिस्क लेना होता है। अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो यू हैव टू टेक अ बिट ऑफ रिस्क। भले ही आप कैपेबल हो, भले ही आपके पास कैपेसिटी हो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों मिलके एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे, राइट? तो ये तीन बेसिक ब्रॉड फ्रेमवर्क हैं जो किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पे हैं और हमको इसको कैसे समझना चाहिए। तो जो सबसे पहली बात है वो है कैपेबिलिटी। तो वहां से आपकी कहानी चालू होती है। किसी भी कंट्री के पास एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, फिर वो कैपेसिटी बनाती है, कॉन्फिडेंस आता है और फिर वो ग्रो करती है। तो ये एक स्लो प्रोसेस है। अब छोटी कंट्रीज में जल्दी हो जाता है, बड़ी कंट्रीज में ये टाइम लगता है, स्पेशली उनका जो सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। जैसे अगर आप देखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो दो ऐसी कंट्रीज थी जो ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्ट हो गई थी, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था वहां, जापान और जर्मनी, राइट? जर्मनी में ऐसा कहा जाता है कि ब्रॉडली पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर 70% ऑफ वर्किंग एज मेल पॉपुलेशन डाइड, राइट? वो वॉर में, क्योंकि सबको सेना में भर्ती कर दिया गया था। इसके बावजूद जर्मनी बहुत जल्दी फास्ट प्रोग्रेस किया और दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में आ गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सेम थिंग हैपन विद जापान। छोटी सी पॉपुलेशन है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत डिस्ट्रक्ट हुआ था। दुनिया में आज तक अगर कहीं न्यूक्लियर बम गिराए गए हैं तो वो जापान में, वो भी एक नहीं दो, और वो हार गए थे। इसके बावजूद दे बिकेम वेरी स्ट्रांग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट? क्योंकि उन्होंने कैपेबिलिटी बहुत जल्दी बिल्ड की। कंट्री छोटी थी, वेल एजुकेटेड, एजुकेशन का बड़ा बेनिफिट है, एजुकेशन बिल्ड्स बेसिक कैपेबिलिटी। वहीं हमारी कंट्री में टाइम लगा, क्योंकि हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस कैपेबिलिटी एटसेट्रा वाज नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर प्रोग्रेस, फॉर ग्रोथ, एंड वी हैड अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, तो उसके कारण उस पूरी पॉपुलेशन को कैपेबल बनाने में बड़ा टाइम लगता है। तो 1947 में हम भी आजाद हुए थे, बट हमारे लिए वो जीडीपी की जर्नी स्लो हो गई थी। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैपेबिलिटी होती कैसे किसी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। जब हम ये बोलते हैं कि कैपेबिलिटी क्या है, तो वो बनती कैसे है। किसी भी कंट्री की कैपेबिलिटी तीन तीन लेयर्स में होती है, तीन पिलर्स से बनती है। इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, अर्थात जो उस देश की पॉपुलेशन है, जो वहां की डेमोग्राफी है, वो कितनी कैपेबल है, राइट? पॉपुलेशन बहुत जगह है। अगर आप हमारे साउथ ईस्ट एशिया में हमारे पड़ोसियों को देखिए, तो भी वहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, मीडियन एज भी कम है, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन बहुत जरूरी है लोगों को कैपेबल बनाने के लिए। उनके अंदर एक ड्राइव होनी चाहिए कि वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू सक्सीड इन लाइफ। तो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी की हमारे यहाँ हजारों सालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में लर्निंग, एजुकेशन, हार्ड वर्क, इस काइंड ऑफ हमारे सोशल सिस्टम का या हमारे इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम के इथोस हैं हम। तो हर कोई ये कोशिश करता है कि वो कुछ ना कुछ करे, कुछ सीखे, कुछ काम करे और मेहनत करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे साथ समस्या थी बाकी दो चीजों की, एंटरप्राइज कैपेबिलिटी और गवर्नेंस की कैपेबिलिटी। इसके कारण हम बहुत ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चूंकि हमारे इंडिविजुअल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी, तो हमारा कोलैप्स भी कभी नहीं होता था।
ये कई लोगों को ये बड़ी धोखा होता है कि इंडिया में कभी कोलैप्स क्यों नहीं हुआ। विद लॉट ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स स्टिल वी हैव नॉट कोलैप्स्ड, जबकि हमारे पास इंटरप्राइज कैपेबिलिटी अभी तक लेट्स से 5-10 सालों के पहले बहुत ज्यादा नहीं थी। गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा बीच बीच में ऊपर नीचे होता था, लेकिन बेसिक जो हमारी डेमोक्रेसी है वो इंटैक्ट रही, एंड दैट इज द वेरी गुड पार्ट। उसका कारण यही है कि हमारी जो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम कभी भी, हमारा एक बॉटम फिक्स हो जाता है कि ठीक है, हम इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते एज एन इकोनॉमी, राइट। लेकिन हम इंडिविजुअल कैपेबिलिटी को कुछ बड़ा काम करने के लिए आपको इंटरप्राइज कैपेबिलिटी चाहिए और गवर्नेंस की कैपेबिलिटी चाहिए। अब ये एंटरप्राइज कैपेबिलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास वर्ल्ड क्लास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, प्राइवेट एंटरप्राइज। क्योंकि बड़ा काम अगर आपको करना है, अगर आप 8, 10, 15 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी बनाना चाहते हैं, तो आपके पास ऐसी बड़ी कंपनियां होनी चाहिए जो उस बड़े काम को कर सके। उनके पास वो समझ होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल डेप्थ होनी चाहिए, उनके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, और उनके पास एक बैलेंस शीट होनी चाहिए, और उनके पास ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, राइट। अदरवाइज आप बहुत बड़ी साइज की इकोनॉमी नहीं बना सकते हैं। 1991 तक हमारे यहाँ प्राइवेट एंटरप्राइज का कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि इसेंशियली वी वर अ कंट्रोल्ड इकोनॉमी, राइट। एवरीथिंग वाज लाइक अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। 1991 से हमारी एंटरप्राइज कैपेबिलिटी को बिल्ड करने की कहानी शुरू हुई। तो हम जब कंपेयर करते हैं ना कि हम 1947 से यहाँ तक क्यों इतने स्लो पहुंचे, एक्चुअल कहानी हमको शुरू करनी चाहिए 1991 से, है ना, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ। उसके पहले इट वाज नॉट अलाउड, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड। तो चूंकि पेपर पे तो हमने 1991 में ये कर दिया कि ठीक है, अब हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी नहीं रहेंगे, लिबरलाइजेशन हो गया, और अब हम कैपिटलिज्म को एम्ब्रेस करेंगे। लेकिन उसको रियल लाइफ में लाने में बहुत टाइम लगा, बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए, पॉलिसी डिसीजन को चैलेंज किया गया। फिर बीच में हमारा, अगर आप देखें 1991 से लगभग 2000 तक, हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा फ्लूइड था, क्योंकि गवर्नमेंट वेर नॉट स्टेबल, बहुत सारी गवर्नमेंट चेंज हुई, और एक पॉलिटिकल कंसेंसस भी नहीं था कि हमको करना क्या है जीवन में, राइट। किसी भी बड़े काम को वो हम गवर्नेंस में डिस्कस करेंगे। तो इंटरप्राइज कैपेबिलिटी हमने लगभग 90 के दशक के सेकेंड हाफ में या 2000 से बनानी शुरू की, जब हमने वर्ल्ड क्लास फार्मा कंपनीज बनाई, वर्ल्ड क्लास आईटी कंपनीज बनाई, हमको ग्लोबल एक्सपोजर मिला, और हमने बड़ा फास्ट बनाया। अब अगर आप देखें अपने चारों तरफ, तो आपको ये समझ में आएगा, हमारे पास वर्ल्ड क्लास बैंक्स हैं, वर्ल्ड क्लास इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वर्ल्ड क्लास ऑटो कंपनीज हैं। ऑटो कंपनीज में मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, तो पहले क्या होता था इंडिया में, कोई भी टेक्नोलॉजी, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी लॉन्च होती थी तो फॉरेन कंपनीज लॉन्च करती थी, फिर इसको इंडियन कंपनीज इमिटेट करके कुछ महीनों बाद या सालों बाद लॉन्च करती थी। अगर आप नोटिस कीजिए कि इस बार जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च हुए, वो भले ही 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, जो पहली कंपनियां जिनने वो लॉन्च किए वो इंडियन कंपनीज थी, मास लेवल, राइट, यहीं पे डेवलप करके। इसका मतलब क्या है कि कंपनियों ने वो एक कैपेबिलिटी डेवलप कर ली ओवर लास्ट 10-15 ईयर्स कि हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना सकते हैं, राइट। ऑफ कोर्स अब आप बोलेंगे कि हमारे मर्सिडीज क्यों नहीं बन रही, बीएमडब्ल्यू क्यों नहीं बन रही, क्योंकि अभी भी हमारा पर कैपिटा इनकम कम है, तो उसका उतना बड़ा मार्केट नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना कि डिमांड पहले आती है कि सप्लाई पहले आती है या डिमांड, ये बड़ा फ्लूइड हो जाता है, इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ चीज़ों में सप्लाई पहले आती है फिर डिमांड हो जाती है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, होम डिलीवरी, फूड डिलीवरी, सप्लाई पहले आई, फिर उसकी धीरे धीरे डिमांड क्रिएट हुई। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैपेक्स लगता है इनिशियली, या जिनमें प्राइजेस ज़्यादा होती हैं, उनमें पहले डिमांड लानी पड़ती है फिर सप्लाई आती है, राइट। तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो नेट नेट नाउ वी हैव वर्ल्ड क्लास इंटरप्राइजेस इन इंडिया। एक लार्सन एंड टुब्रो करके कंपनी है, अगर आप देखेंगे उसका लगभग 40-45% ऑर्डर बुक विदेशों से आता है, फॉरेन से आता है, मेनली मिडिल ईस्ट। जब मेरा करियर शुरू हुआ था तो लार्सन एंड टुब्रो यूज टू गो टू वर्क इन मिडिल ईस्ट एज अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेनली। वो इंजीनियरिंग नहीं करता था, डिजाइनिंग नहीं करता था, क्योंकि उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी। अभी लार्सन जब जाता है वहां पे, तो वो खुद ही प्लांट डिजाइन करता है, पूरी इंजीनियरिंग करता है, केमिकल प्लांट्स की, रिफाइनरीज की, क्योंकि उसने ओवर लास्ट 20-25 ईयर्स ये कैपेबिलिटी डेवलप की है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। विदाउट लार्ज कंपनीज आप बड़ा इकोनॉमी, बड़ा जीडीपी नहीं बना सकते, है ना। और आपको अक्रॉस सेक्टर चाहिए होते हैं, आपको वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग कंपनी चाहिए होती हैं,
कंज्यूमर कंपनीज चाहिए होती हैं, बैंक्स चाहिए होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज चाहिए होती हैं। ये सब चीजें आपको बहुत जरूरत है जो हमने पिछले 20-25 सालों में बिल्ड की है, राइट। दूसरा, हमारे यहाँ यूनिकॉर्न स्टार्टअप बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, 120 है जो 2025 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम डिस्कस करेंगे कि हम स्मॉल कैप में इतने बुलिश क्यों हैं, कि वाई न्यू कंपनीज एंड स्मॉल कैप स्मॉलर कंपनीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द सिस्टम टू ग्रो। तो ये हो गई इंटरप्राइज कैपेबिलिटी की बात। थर्ड होती है गवर्नेंस कैपेबिलिटी। Governance capability means government. Government provides you the ecosystem and the confidence for individual and enterprise to work and take risk. है ना। इंटरप्राइज और इंडिविजुअल तभी रिस्क लेंगे जब गवर्नमेंट उनको वो विजिबिलिटी और फ्रेमवर्क देगी, वो एक इकोसिस्टम देगी कि हाँ, आप इन्वेस्टमेंट करो, आप मेहनत करो, वी विल सपोर्ट योर वेंचर एंड वी विल अलाउ यू टू प्रॉफिट फ्रॉम इट, राइट। जिसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड एम्ब्रेस कैपिटलिज्म। तो जो गवर्नेंस का पहला एक बेसिक चीज है कि आपके पास एक अच्छी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और पॉलिटिकल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है ना। अगर आप देखेंगे जिन कंट्रीज ने बहुत बड़ा जीडीपी बनाया है वन वे आर अदर, उन कंट्रीज में सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल क्लैरिटी कि हमको अपनी कंट्री को लॉन्ग टर्म में कहाँ ले जाना है। 1991 के बाद थोड़ा सा एक डिफिकल्ट फेज आया जब हमारा देश एक एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सोशल सिस्टम से एक दूसरे पॉलिटिकल सोशल सिस्टम पे शिफ्ट हुआ। तो वो एक 10-20 साल एक बहुत कंफ्यूजन रहा सभी, और हमारा बहुत बड़ा देश है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, सोशल डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा है। तो किसी भी पॉलिटिकल आइडिया का बाइन थोड़ा टाइम लगता है, और तब इतनी ज्यादा सोशल मीडिया, थॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन मेथड, ये सब बहुत अच्छे नहीं थे। हमको आज लगता है हम कोई भी चीज पे बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अगर आप 25 साल पहले जाइए और अपने आप को 1991 में इमेजिन करिए कि जब आपके पास केवल न्यूज़पेपर, रेडियो और थोड़ा बहुत दूरदर्शन था, तो आप कैसे डिबेट करेंगे, कैसे बहस करेंगे। तो उन 20 सालों में एक चीज अच्छी हुई कि वो जो पूरा स्ट्रगल था 1991 से लगभग आप समझ लीजिए 2010 या 2015 तक, सुप्रीम कोर्ट में जो अंतिम मुकदमा पॉलिसी मेकिंग को लेके हुआ था बड़ा, जिसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस था, आई थिंक वो कोल ब्लॉक एलोकेशन का लगभग 2015 या 16 में सॉल्व हुआ था, और टेलीकॉम पे भी ऐसी बहुत सारे केसेस हुए। तो वो पॉलिटिकल क्लैरिटी हमको आ गई, है ना। तो एक हमारी डेमोक्रेसी इंटैक्ट रही, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रोथ करने के लिए आपको एक बेसिक क्लीन पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए क्लैरिटी के साथ और जो काम करे, राइट। तो हमारे यहाँ वो डेमोक्रेसी है, पिछले 75-80 सालों में हमने उसको जिंदा रखा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। चूंकि हम उसी में रहते हैं तो हम कई बार उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। नंबर टू, पिछले 20-25 सालों में वो जो एम्ब्रेसिंग द कैपिटलिज्म है वो एकदम स्टेब्लिश हो गया है, जिसपे 91 के बाद शुरू के 15-20 सालों में बड़ा कंफ्यूजन रहा कि ये होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका मेथड क्या होना चाहिए। हर मेथड को क्वेश्चन किया गया, राइट। तो अभी आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले न्यूक्लियर पावर में भी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लिया गया है। तो मोटा मोटा आप देखेंगे इंडिया में पिछले 20-25 सालों में लगभग हर एरिया में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड another great example that how India has embraced capitalism was during COVID, कि दो कंपनियों के पास वैक्सीन था। आप में से जिन लोग की एज ज्यादा होगी वो जानते होंगे कि इंडिया में एक कॉन्सेप्ट होता था कि नेशनलाइज कर दो कंपनीज को, सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ पॉपुलेशन के लिए। तो अगर ये कोविड 20-25 साल पहले हुआ होता और दो कंपनियों के पास वैक्सीन होती, तो शायद मेरे विचार से सरकार उनको वैक्सीन का पैसा देने के बजाय उन दोनों कंपनियों को नेशनलाइज कर देती। देखो साहब, लाखों लोग मर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग मर सकते हैं, तो आप ये पैसे वैसे मत मांगो, आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो लो और एक रीजनेबल उस पर आप एक रिटर्न बना के वन टाइम पैसा लेके नेशनलाइज कर दो कंपनियों को। बट सरकार ने ऐसा नहीं किया, एक प्राइस निगोशिएट की और उस पर उनको दोनों कंपनियों को पूरा पेमेंट किया गया, राइट, फॉर द वैक्सीन। और सबको पता है कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। बट गवर्नमेंट इन अ वे सेड कि देखो, यू आर अ प्राइवेट एंटरप्राइज, वी बिलीव इन कैपिटलिज्म एंड हेंस वी रिस्पेक्ट योर प्रॉफिट मोटिव इवन ऑन द फेस ऑफ अ डिजास्टर, राइट। ये बहुत बड़ी चीज है जो एक गवर्नमेंट जब एक सिग्नलिंग करती है
कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसीज वी वांट टू एम्ब्रेस, राइट। और उसके बाद आपने देखा ही होगा कि डिफेंस जैसा सेंसिटिव सेक्टर एटसेट्रा में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बहुत ज्यादा इनकरेज किया गया और आज भी इनकरेज कर रहे हैं। सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस गवर्नेंस कैपेबिलिटी हैज कम आफ्टर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस स्टार्टिंग 1991, जब हमने अपना पूरा पॉलिटिकल सोशियो मॉडल शिफ्ट किया इस कंट्री का, राइट, कि हम एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी से एक ओपन लिबरलाइज और एक टुवर्ड्स सोशलिस्टिक विच इज कैपिटलिस्टिक इन नेचर इकोनॉमी में जाएंगे, और उसका अपना एक संघर्ष था। सो दैट वी आर नाउ बेटर ऑफ, हमारा जो उसका फाउंडेशन है गवर्नेंस कैपेबिलिटी का वो बहुत अच्छा हो गया है। सेकंड इज रेगुलेशंस एटसेट्रा। तो आप सबको पता है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट अक्रॉस द बोर्ड रेगुलेशंस को अच्छा कर रही है, स्मूदन कर रही है, रिसेप्टिव है, जो भी लोग चेंजेस करने को कहते हैं वो करती है। सो इट इज काइंड ऑफ वॉकिंग अ वेरी बैलेंसिंग पाथ। एंड एक जो फिस्कल इंडिया में फिस्कल डिसिप्लिन की बात कभी नहीं होती थी, हमारे एफआरबीएम बहुत पहले आ गया था, लेकिन इसके बावजूद फिस्कल डिसिप्लिन की बात नहीं होती थी। पिछले 10-15 सालों में हमने देखा है कि वो चीज काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है और फिस्कल डिसिप्लिन पे बहुत ज्यादा फोकस है। इनफैक्ट कोविड जैसी डिजास्टर के टाइम पे भी गवर्नमेंट ने उस फिस्कल डिसिप्लिन को बहुत वाइजली यूज किया। और अगर आप ग्लोबली देखें तो बाकी सारी कंट्रियों में, इवन डेवलप्ड कंट्री में, जो फिस्कल कंट्रोल पोस्ट कोविड में सभी का फिस्कल डेफिसिट बढ़ा था क्योंकि रेवेन्यू ही नहीं था, और गवर्नमेंट ने पॉपुलिस्ट होने की बजाय कैपेक्स का मोड चुना, विच वाज अ वेरी मैच्योर थिंग टू डू। हमने जो फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन किया है वो शायद ही किसी और कंट्री ने किया हो, हमारी साइज के बराबर जो लोग हैं। छोटे लोग को पास तो चूंकि इतना डेट कैपेसिटी नहीं तो उनको करना पड़ा, बट एट अवर साइज, लेट्स से टॉप 10 इकोनॉमी में, जो फिस्कल कंसोलिडेशन कहिए या फिस्कल डिसिप्लिन कहिए जो पोस्ट कोविड दिखाया गया, वो सिर्फ हमने दिखाया, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रेगुलेटरी वाइज जितने भी रेगुलेशन आए, आईबीसी आया या गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज रही, प्राइवेटाइजेशन को जो एम्ब्रेस करना एटसेट्रा, दीज आर ऑल गोइंग टू दीज आर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस कैपेबिलिटी, राइट। तो ऐसा नहीं कि अभी भी हमारे पास बहुत चीजें करने को नहीं है, बहुत चीजें करने को है। वी आर अ डेमोक्रेसी, वी आर अ डाइवर्स कंट्री, तो चीजें थोड़ा स्लो होती हैं, है ना, क्योंकि हमको उसमें डिबेट होने देना पड़ता है, उसको थोड़ा सा सबके हिसाब से समझना पड़ता है, देन करना पड़ता है, बट इट्स ओके, एवरीथिंग हैज अ प्लस एंड माइनसेस, बट वी आर इन अ राइट पाथ एंड वी आर फार सुपीरियर देन 25 ईयर्स और 20 ईयर्स अगो। उस समय जो सिचुएशन थी उससे हम आज बहुत अच्छे हैं। तो एक्रॉस कैपेबिलिटी, आप चाहे इंडिविजुअल कैपेबिलिटी लीजिए, जो एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आया है, डिजिटल होने के कारण डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो स्किल सेट में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंटरप्राइज कैपेबिलिटी अगर आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, आई वुड ऑल ऑफ यू शुड डू इट, आप यूट्यूब पे जाइए और एक अग्निकुल करके कंपनी है, स्टार्टअप है, यंग स्टार्टअप, इसरो के 2 इंजीनियर्स ने वो खोली है, वो रॉकेट बना रहे हैं और उनका पहला रॉकेट 3-4 महीनों बाद लॉन्च होगा। वेल फंडेड कंपनी, हैदराबाद में उन्होंने फैक्ट्री बनाई है, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। इट विल गिव यू लॉट ऑफ इंसाइट कि हाउ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया। वो अभी छोटे छोटे साइज में है क्योंकि पिछले 5-10 सालों में ही शुरू हुई, तो उनकी साइज नहीं बनी है, but how stronger changes are happening at a smaller level, right? So this is about capability. Now we come to capacity कि अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आपको कैपेसिटी चाहिए। कैपेसिटी के 3 डायमेंशन होते हैं। तो फर्स्ट वन इज फिजिकल कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। वो आप लोग देख ही रहे होंगे, हर जगह कहीं ना कुछ बन ही रहा है। इनफैक्ट अब ऐसा लगने लगा है कि कुछ ज्यादा बन रहा है, क्योंकि जीवन में उससे बहुत कष्ट हो जाता है कई बार, सड़कों पे दिक्कत है, डस्ट पॉल्यूशन, एवरीथिंग इज बीइंग ड्रिवन बाय लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बट इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। उसको हम रोक नहीं सकते क्योंकि हमको कैपेसिटी चाहिए, हमको फिजिकल कैपेसिटी, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर ग्रोथ एंड अक्रॉस द बोर्ड चाहिए। तो उसमें भी प्राइवेटाइजेशन का काफी फायदा हुआ है। हमने, गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्पेंडिंग मोर एंड मोर मनी, रेलवेज में हो या रोड्स में हो, पोर्ट्स में, पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में वी हैव स्पेयर कैपेसिटी, मतलब हमारी जितनी डिमांड है हमने उससे ज्यादा कैपेसिटी बिल्ड कर ली है। आई थिंक इंडिया का ये पहला इंस्टेंस होगा जब किसी इतने बड़े लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में हमारे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी हो, क्योंकि अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में कभी एक्स्ट्रा कैपेसिटी तो बन ही नहीं पाती है, क्योंकि जब तक वो सप्लाई आती है, कैपेसिटी बनती है, उससे ज्यादा डिमांड खड़ी हो जाती है। और इसके बावजूद सरकार एक सबसे बड़ा
इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट अगले 8-10 सालों में बनाने जा रही है महाराष्ट्र के वाधवन में, राइट। आज हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है, बट दे नो कि अगले 8-10 सालों में इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। तो ये भी एक चेंज आया है गवर्नमेंट कैपेबिलिटी में कि थोड़ा सा चीजों को प्रीएम्प्ट करने लगे हैं। पावर में हमारे पास अब कैपेसिटी है, पिछले 20-25 सालों में हमने लगभग पावर में एडिक्वेट कैपेसिटी क्रिएट की है। तो ये चीजें हैं, उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट घटी है हमारी, जो पहले 9-10% होती थी, अब 7-8%, 8% के आसपास आ गई है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो अदर कॉस्ट होती है, ये आपके लिए, आपके बिजनेस में रोड ब्लॉक क्रिएट करती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जिसमें इंडिया ने सबसे बड़ी प्रोग्रेस की है इन लास्ट 25 ईयर्स, दैट इज फाइनेंशियल कैपेसिटी। ग्रोथ करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, विदाउट कैपिटल यू कैन नॉट ग्रो, राइट। अगर आप याद करें कि 2007 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, उसके बाद 1-2 साल तो हमारी कंट्री में बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद वी हैड अ प्रॉब्लम कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में बहुत एनपीए हो गए, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट खराब हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया और हमको रेट हाइक करना पड़ा बहुत ज़्यादा, और उसके बाद एवरीथिंग वेंट डाउनहिल, राइट। तो 2011, 12, 13 में बहुत मंदी हुई और उसके बाद तेजी आने में 2016, 17 तक वेट करना पड़ा। तो अगर आप ध्यान रखें, 11, 12 के बाद जो ढंग की तेजी आई थी वो एक्चुअली 2017 में ही आई थी, 2009, 10 की तेजी के बाद। तो ऑलमोस्ट 7-8 साल लग गए थे। ऐसा क्यों हुआ था? और उसके बाद 18-19 में एनबीएफसी क्राइसिस हो गया था। तो हमको 10-12 साल क्यों लगे उस प्रॉब्लम से उबरने में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आया था? क्योंकि हमारे पास कैपिटल ही नहीं थी, राइट। फाइनेंशियल कैपेसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेसिटी फॉर अ कंट्री टू ग्रो। कैपिटल चाहिए आपको, है ना। विदाउट कैपिटल यू कैन नॉट डू एनीथिंग। क्योंकि देखिए, जीवन में प्रॉब्लम आते रहते हैं, कंट्री का भी प्रॉब्लम आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगले 20 सालों में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो कुछ ना कुछ इशू होंगे, क्रेडिट इवेंट होंगे, कुछ चीज खराब हो जाएगी, कुछ चीज डूब जाएगी। इन सबको सॉल्व करने का, जल्दी सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। आप कैपिटल डालो और ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो और जीवन में आगे बढ़ो। हमारे पास कैपिटल ही नहीं थी, हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम ठप हो गया था, हमारे पास कोई वाइब्रेंट इक्विटी मार्केट नहीं रहा था जहां से हम रिस्क कैपिटल ले आए। अब हमने वो सब बिल्ड किया है, राइट। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी के दो पार्ट होते हैं, डेट का साइड और इक्विटी का साइड। इक्विटी मतलब रिस्क कैपिटल। डेट के साइड के लिए हमारे पास पहले केवल पीएसयू बैंक होते थे। जो प्राइवेट बैंक थे वो बन रहे थे, छोटे थे, और वो ज्यादातर कारपोरेट लेंडिंग नहीं करते थे। दे यूज टू डू ओनली रिटेल लेंडिंग। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आपको कारपोरेट कंपनियां बनानी होंगी तो आपको कारपोरेट लेंडिंग भी चाहिए। लेकिन उनकी सिचुएशन खराब थी, और अभी क्या हो गया है, पीएसयू बैंक्स आर वेरी हेल्दी। इनफैक्ट अनबिलीवेबल लेवल की हेल्थ हो गई है पीएसयू बैंक्स की, अगर आप देखें। आई डोंट थिंक हिस्ट्री में कभी इतने ज्यादा हेल्दी ये रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स हैव बिकम वेरी लार्ज एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग कारपोरेट लेंडिंग। तीसरी चीज है, हमने एक बहुत बड़ा एनबीएफसी सेक्टर खड़ा कर लिया है, जहां पे माइक्रो फाइनेंस से लेके आपका बहुत सेफर साइड वाले जो हाउसिंग फाइनेंस करने वाली कंपनियां हैं, वहां तक के हमने एनबीएफसी कर ली है। तो लैब करने वाली, बिजनेस लोन करने वाली, अनसिक्योर्ड लोन करने वाली, सारी तरह की एनबीएफसी हमने खड़ी कर ली है, और इनको पैसा मिल रहा है। तो ये अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, अपना बिजनेस बढ़ा रही है, राइट। इनफैक्ट माइक्रो फाइनेंस में तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि भाई कुछ ज्यादा ही हो गया है लेंडिंग, है ना, इतना भी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ी ऑन डेट साइड में पिछले 20-25 सालों में, वो बहुत अच्छी हुई है। ये इतनी पहले 20-25 सालों पहले नहीं थी। द सेकेंड पार्ट इज रिस्क कैपिटल। ग्रोथ करने के लिए आपको रिस्क कैपिटल चाहिए। विदाउट रिस्क कैपिटल यू कैन नॉट ग्रो, बिकॉज इफ यू हैव टू बिल्ड न्यूअर थिंग्स, न्यूअर बिजनेसेस, लार्ज साइजेस, रिस्क कैपिटल बहुत जरूरी है। रिस्क कैपिटल कौन देता है? इक्विटी इन्वेस्टर्स। पिछले 20-25 सालों में, स्पेशली पिछले करीब 10 सालों में, हमने इंडिया में एक बहुत अच्छा प्राइवेट इक्विटी का इकोसिस्टम खड़ा कर लिया है। तो ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड्स हमारे यहाँ पहले आए, अभी धीरे धीरे अगर आप देखेंगे पिछले 5-6 सालों में डोमेस्टिक प्राइवेट इक्विटी फंड्स बनने लगे, राइट। वो आप उनके बारे में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सुनते भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 सालों में ये प्राइवेट इक्विटी फंड्स में और ज्यादा बढ़ावा होगा। तो इनसे जो रिस्क कैपिटल आएगी वो हेल्प करेगी नए नए बिजनेसेस को क्रिएट करने में, एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी ग्रोथ कैपिटल देने में। इसके साथ साथ हमने एक बहुत बड़ा अच्छा इक्विटी मार्केट बना लिया, लार्ज एंड डीप, राइट। हमारा टोटल एयूएम जो हो गया वो लगभग मोटा मोटा 44-45 लाख करोड़ हो गया, इक्विटी एयूएम म्यूचुअल फंड्स का। अगर हम हर साल इसका 1% भी ग्रोथ कैपिटल कंपनियों को एक्स्ट्रा दे दें, है ना, एग्जिस्टिंग जो शेयर है वो खरीदने के बजाय,
हम एक्स्ट्रा कैपिटल दे दें तो वो 45-50 हजार करोड़ होता है। 2% देंगे तो लाख करोड़ के आसपास हो जाता है। दिस इज नॉट ए स्मॉल नंबर, राइट? इन अ कंट्री वेयर देर इज नो कैपिटल और कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री, अगर आप 45-50 हजार करोड़ या 1 लाख करोड़ का रिस्क कैपिटल का कैपेसिटी इतने बड़े सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो जो ये फाइनेंशियल कैपेसिटी हमने बिल्ड की है, इट इज वेरी वेरी, आई वुड से, अंडर एस्टिमेटेड इन दिस कंट्री, है ना? क्योंकि हमको दिखती नहीं है। ये तो क्या है, कहीं किसी स्टेटमेंट में, कहीं किसी नंबर में छुपी हुई है। ऐसा जैसे फिजिकल कैपेसिटी हमको सामने दिखती है, ये नहीं दिखती है। बट फाइनेंशियल कैपेसिटी और जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो बड़ी जरूरी है किसी कंट्री में, क्योंकि वो फंजिबल होती है। जो आपकी फिजिकल कैपिटल है जैसे लैंड, गोल्ड एटसेट्रा, वो फंजिबल नहीं है, उसको आप बहुत जल्दी रिसाइकल नहीं कर सकते। जब तक आप फाइनेंशियल कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपिटल नहीं क्रिएट करोगे, आपके पास कैपिटल को रिसाइकल करने की क्षमता नहीं होगी, तो आप नई चीजें नहीं क्रिएट कर पाओगे। आप एक जगह से कैपिटल डाल के उसमें से प्रॉफिट बना के दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ओवर लास्ट 20-25 ईयर्स वी हैव डेवलप्ड दिस कैपेसिटी, राइट? और इसमें धीरे धीरे अब ग्रोथ ही होने वाली है, ये कैपेसिटी हमारी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है इंडिया में। तो जो नई जनरेशन है, इट इज वेरी कंफर्टेबल विद फाइनेंशियल सेविंग्स एज कम्पेयर टू फिजिकल सेविंग। जो हमारी जनरेशन है या हमारी प्रीवियस जनरेशन है, उनको चूंकि इतना बैंकिंग का एक्सपोजर, इतना सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट का एक्सपोजर कम था, तो दे वर मोर कंफर्टेबल विद फिजिकल सेविंग्स, राइट? उनके लिए गोल्ड लेना या लैंड लेना वॉज मच बेटर थिंग। तो जैसे अभी तो हमने गोल्ड का भी फाइनेंशियलाइजेशन कर दिया, राइट? पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग गोल्ड फंड रेदर देन एक्चुअल गोल्ड, विच इज अ गुड थिंग बिकॉज इट मेक्स इट मोर लिक्विड एंड मोर फंजिबल। तो दिस इज फाइनेंशियल कैपेसिटी, एंड इसको बहुत आप अच्छे से समझिए, क्योंकि दिस इज द मोस्ट रिमार्केबल थिंग दैट वी हैव डन इन लास्ट 20-25 ईयर्स, राइट? द थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अफ्रीका में सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, तेल है, सोना चांदी सब मिलता है, सारे तरह के मिनरल्स हैं, आयरन और कॉपर, लिथियम, एवरीथिंग। बट उनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ कर पाए, तो वो बेचारे गरीब के गरीब ही रह गए। हमारे यहाँ अनलाइक अदर कंट्रीज, वी हैव एक्चुअली वेरी गुड टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी। तो अगर आप ऐसे सोचें कि जब इंडिया में 1947 के बाद जो जो टेक्नोलॉजी हमको विदेशों से मिल गई, हमने एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कभी की ही नहीं, क्योंकि वो मिल जाती थी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी हमको कभी नहीं मिली, हमने उसको बना डाला। इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग, राइट? ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो चीज़ हमको मिल रही थी हमने उसमें मेहनत नहीं की, जो चीज़ हमको नहीं मिल रही थी उसको हमने बना डाला। तो जैसे दो चीज़ें हमको डिनाई की गई, न्यूक्लियर पावर और रॉकेट साइंस, राइट, स्पेस, वो दोनों चीज़ें हमने खुद से कर ली, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो हमने न्यूक्लियर बम भी बना लिया, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट भी किसी से थोड़ा बहुत सीख सीख के बना लिया, और हमने रॉकेट्स भी बना लिए, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी थी। लेकिन जो इजी टेक्नोलॉजी थी, चूंकि वो अवेलेबल थी और हमारे पास एक फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी, हमारे पास एक इंटरप्राइज कैपेबिलिटी नहीं थी, तो हमने उस पर बनाने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो हमको समझ है, ओवर लास्ट 20-25 ईयर्स वी हैव बिल्ड। तो जैसे मैंने आपको अभी ऑटो सेक्टर का एग्जांपल दिया कि पहले इंडिया में ऑटो सेक्टर में ज़्यादातर चीज़ें बेस्ड ऑन या उसका इंडिजिनियस वर्जन लाने में बड़ा टाइम लगता था, बट नाउ इंडियन कंपनीज आर डेवलपिंग देयर ओन प्रोडक्ट। उनकी डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी जो है वो अच्छी हो गई है। कंप्यूटर साइंस में हम अच्छा ही करते हैं, सॉफ्टवेयर साइड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम अच्छा काम करने लगे हैं। दुनिया की ऐसी बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जो प्रोसेसर डिजाइन करती हैं, उनके ऑफिसेज इंडिया में हैं जहां वो डिजाइनर्स हायर करते हैं और उनके लिए चिप डिजाइन करते हैं। तो मतलब कैपेबिलिटी हमारे यहाँ बिल्ड हो रही है धीरे धीरे, यूपीआई ट्रांजेक्शन एटसेट्रा। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी चीज क्या है कि हमारा जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो बहुत अच्छा हो गया, बड़ा अफोर्डेबल हो गया है। इससे क्या होता है कि कैपेबिलिटी और थॉट प्रोसेस को इतनी बड़ी पॉपुलेशन में मूव कराने में बड़ी आसानी होती है और एक एट चीपर रेट हो जाता है, राइट? तो चाहे वो लर्निंग हो, कोर्सेज हो एटसेट्रा, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इन करंट जंक्चर, जो हम कहते हैं ना ये नॉलेज की इकोनॉमी है, नॉलेज की सेंचुरी है, वहां पे अगर आपके पास टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है तो आप फिजिकल कैपेसिटी और फाइनेंशियल कैपेसिटी से भी कुछ नहीं कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ऑयल है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा, उनके पास पैसे भी बहुत है, लेकिन उनके यहाँ वो टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, तो उनको हमेशा फॉरेनर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है
कि वो आए, उनको टेक्नोलॉजी दें और उनके यहाँ कुछ बनाएं। वो अपने से कुछ नहीं कर पाते हैं। अनलाइक अस, जो हमने पिछले 20, 25, 30 सालों में इन्वेस्ट किया है, इनफैक्ट हमने पिछले 50, 75 सालों में जो इन्वेस्ट किया है, उसके कारण हमारे यहाँ एक टेक्नोलॉजी की समझ है अक्रॉस द बोर्ड। कई ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे पास अभी नहीं है, जैसे बहुत ही एडवांस मेटलर्जी, राइट, दैट वी डोंट अंडरस्टैंड, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विथ मनी एंड एफर्ट वी विल क्रैक इट, राइट। तो तीसरी चीज होती है कॉन्फिडेंस, कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। तो इंडिविजुअल लेवल का कॉन्फिडेंस काफी हाई है, और आपको दिखता ही है माहौल में कि पीपल वांट टू टेक रिस्क, पीपल वांट टू ज्वाइन स्टार्टअप्स एटसेट्रा। एंटरप्राइज कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लोग, पीपल वांट टू ओपन न्यू स्टार्टअप्स, पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन न्यू वेंचर्स। नई नई चीजें हो रही हैं, जैसे मैंने आपको भी अग्निकुल को बनाया कि वो रॉकेट ही बना रहे हैं एज ए स्टार्टअप। नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग देम, राइट। और गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिविजुअल लेवल का कॉन्फिडेंस है या जो इंटरप्राइज लेवल का कॉन्फिडेंस है, उसको उसी झील और उसी एंथुजियाज्म के साथ गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, राइट। तब वो प्रॉपर इकोसिस्टम क्रिएट होता है। तो वो हमने देखा है कि पिछले 5-10 सालों में वो हो रहा है। तो जैसे पीएलआई करना, फिजिकल डेफिसिट को कम करना, और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, डिफेंस, न्यूक्लियर, ये सब बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, राइट। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने जाके कॉन्फिडेंस दिखाया इंटरप्राइजेस पे, और प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया और उनको मौका दिया है। अगर आप देखें तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। साथ ही साथ अगर आप देखें, गवर्नमेंट इज वेरी, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो इस चीज पे विजिबल है कि गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है, राइट। तो अगर आप लेफ्ट, राइट एंड सेंटर देखिए, गवर्नमेंट एक्सप्रेसवे बना रही है, रेलवे स्टेशन का रिवैम्प हो रहा है। लगभग हमारी 65 to 70% रेलवे ट्रैक्स इन इंडिया कैन नाउ सपोर्ट मोर देन 100 km/h स्पीड, राइट, जो पहले नहीं था। अब होपफुली वन फाइन डे इट विल बिकम 100%। तो ये सब चीजें आपको गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस बताती हैं कि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी, बिकॉज दैट दे आल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ, ये हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, एंड वी कैन बिकम बिग विद दिस इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज, एंड इफ यू एनालाइज कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड कॉन्फिडेंस, ये जो तीनों फैक्टर हैं, इसमें हम पिछले 20-25 सालों में बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो अगर एक कम कैपेबिलिटी के साथ, कम कैपेसिटी के साथ और थोड़े कम कॉन्फिडेंस के साथ हम पिछले 20-25 सालों में यहां तक पहुंच सकते हैं, तो उससे ज्यादा कैपेबिलिटी, उससे ज्यादा कैपेसिटी और उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अगले 20-25 सालों में हम पिछले 20-25 सालों से ज्यादा अच्छा क्यों नहीं कर सकते? यू नो, दैट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन वी हैव टू आस्क, कि अगर सारे फैक्टर्स फेवरेबल हैं, बेटर हैं, तो आउटकम अगले 2 डिकेट्स का, 3 डिकेट्स का, पिछले 2-3 डिकेट से बेहतर क्यों नहीं होगा, राइट? इन माई ओपिनियन होगा। तो दिस इज व्हाट माई हाइपोथेसिस इज। नाउ कमिंग टू कि इसमें अब क्वेश्चन हम लास्ट में ले लेंगे। तो दिस, नाउ आई मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ माई डिस्कशन, कि स्मॉलर बिजनेसेस का क्या सिग्निफिकेंस होगा एंड व्हाई वी आर वेरी बुलिश ऑन स्मॉल कैप्स। तो देखिए क्या होता है, जब भी कोई इकोनॉमी बड़ी होती है, नए नए बिजनेसेस क्रिएट होते हैं, क्योंकि जब आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो जो पूरी पॉपुलेशन है उसका कंजम्पशन पैटर्न, सोचने का तरीका, रहने का तरीका, काम करने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है, राइट। आप भी देखते होंगे कि जब कोई व्यक्ति अगर कम पर कैपिटा इनकम में है, तो वो जो चीजें कंज्यूम करता है, जिस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से बिहेव करता है, उस बड़ा डिफरेंट होता है। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, वैल्यू ऑफ टाइम। जब कोई भी इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम लो होती है, और हम, एक समय ऐसा था 25-30 साल पहले जब ज्यादातर पॉपुलेशन थोड़ी गरीब थी, तो टाइम की बहुत वैल्यू नहीं होती है, तो हर आदमी फ्री होता है, राइट। पीपल आर विलिंग टू टॉक, आपके साथ बैठेंगे, 1-2 घंटा बातें करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी रिच होती जाती है, वैल्यू ऑफ टाइम बहुत बढ़ता जाता है, क्योंकि अब उसको समझ में आ रहा है कि अगर मैं 2 घंटे यहाँ लगा रहा हूँ, तो उस 2 घंटे की कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि मैं वो काम करके कुछ कमा सकता हूँ, राइट। तो उसका पूरा पैटर्न काम करने का चेंज होने लगता है। he starts giving that value to that time and he starts optimizing for it, right? ये आप अपने चारों तरफ नोटिस करिएगा होगा कि जो कोई क्लाइंट अगर 15 साल पहले उतना ज्यादा रिच नहीं था, तो वो आपके साथ बहुत देर बैठता था, आपके साथ बहुत सारी बातें करता था। बट अगर वो 10-15 सालों में रिच हो गया, तो अगर आप अभी उसके पास मिलने जाएंगे, तो वो आपसे काम की बातें करेगा, बोलेगा यार 15-20-25 मिनट में अपन बात खत्म करके आगे बढ़ते, क्योंकि उसके पास अब उस टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई है, बिकॉज ही इज बिकमिंग रिच। और अगर वो रिच है तो कुछ तो काम कर रहा होगा,
कुछ काम कर रहा है तो अभी भी उसके समय की वो वैल्यू है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें चेंज होती है, राइट। तो जैसे ये होम डिलीवरी का कंसेप्ट है, तो उसमें सिर्फ ये एक लग्जरी नहीं है, देर इज ऑल्सो इशू ऑफ टाइम, देर इज ऑल्सो इशू ऑफ कन्वीनियंस, कि पार्किंग नहीं मिलती है, बहुत ट्रैफिक होता है, यू वांट अ कंफर्टेबल थिंग, तो आप होम डिलीवरी चाहते हो, राइट। तो ये इस तरीके से इकोनॉमीज ट्रांसफॉर्म होती हैं जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। आप बेटर प्रोडक्ट खरीदने लगते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है क्लाइंट सर्विसिंग की। जब आपकी पर कैपिटा इनकम कम होती है तो आप प्राइस पे बहुत ज्यादा बहस करते हो। जब आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगती है और एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है, तो आप प्राइस के साथ साथ एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हो, राइट। कि हमको सिर्फ सस्ती चीज नहीं चाहिए, हमको एक्सपीरियंस भी अच्छा चाहिए, राइट। तो फिर चीजें उस हिसाब से इवॉल्व होने लगती हैं। अब इसमें क्या है कि जब नए बिजनेसेस खड़े होते हैं तो बहुत सारे नई कंपनियां आती हैं जो नए प्रोडक्ट नए सर्विसेज क्रिएट करती हैं। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये समझना कि ऐसा क्यों होता है, कि पुराने लोग ये क्यों नहीं कर सकते। तो अब जिसके हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ये काम पुरानी कंपनियां क्यों नहीं कर पाई। और ये ग्लोबली ऐसा होता है कि जैसे अमेरिका में जब पहली बार इलेक्ट्रिक कार बनी, तो वो फोर्ड ने, जनरल मोटर ने नहीं बनाई, वो टेस्ला ने बनाई। मतलब टेस्ला ने वो कमिटमेंट दिखाया कि हाँ हमको ये करना है। ऐसा नहीं था कि फोर्ड को इलेक्ट्रिक कार बनाना नहीं आता था, या जीएम को इलेक्ट्रिक कार बनाना नहीं आता था, या टोयोटा को बनाना नहीं आता था। ये सब 50-100 साल पुरानी कंपनियां हैं, इनको सारी टेक्नोलॉजी पता है। लेकिन वो कमिटमेंट शो करना कि हाँ हम इसको आगे लेके जाएंगे, और हमें ये लगता है कि ये सफल हो सकता है, इसकी डिमांड होगी, वो चीज समझ पाना जनरली एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है। और एग्जिस्टिंग कंपनीज चूंकि एक बड़े अच्छे हायर प्रॉफिट पूल पे बैठी होती हैं, तो उनके लिए उस प्रॉफिट पूल को रिस्क पे डालना, क्योंकि इसमें पैसा लगता है और आपको पता नहीं होता है नई चीजें चलेगी या नहीं चलेगी। दूसरी चीज क्या होती है, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो कई बार सप्लाई पहले आती है, डिमांड बाद में आती है। ज्यादातर जो कंपनियां पुरानी हैं उनकी ये आदत होती है कि वो डिमांड को रिएक्ट करती हैं, कि पहले डिमांड आएगी फिर मैं सप्लाई लेके आऊंगा, है ना। तो वो जो इनोवेट करने की, इमेजिन करने की क्षमता है एट एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, धीरे धीरे वो चली जाती है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। जैसे इंडिया में भी जब पहला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बना तो ओला ने बनाया, जो कि नई कंपनी थी, वो एग्जिस्टिंग कंपनीज ने नहीं बनाया। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं था, अभी तो बना ही रहे हैं। लेकिन वो जो एक पायोनियर बनना, एक नई चीज को लेके आना, और विदाउट एनी डिमांड वो सोच पाना कि हाँ मैं इसकी डिमांड क्रिएट कर लूंगा, और उस पर कमिटमेंट के साथ वो पैसा डालना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझना। हम कई बार जब ये सोचते हैं कि अगले 20-25 सालों का इंडिया का मार्केट कैसा होगा, तो हमारे दिमाग में केवल एग्जिस्टिंग कंपनीज आती है। ऐसा नहीं होने वाला है। पिछले 20-25 सालों में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। एक समय ऐसा होता था कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में अगर आप 30-35 साल पहले जाएं, तो सीमेंट कंपनियां, स्टील कंपनियां सबसे बड़े मार्केट कैप की कंपनियां होती थी। फिर धीरे धीरे बैंक्स आ गए, आईटी कंपनीज आ गई, फार्मा कंपनीज आ गई, राइट। तो जो प्योर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज थी वो पीछे चली गई। अगले 20-25 सालों में भी ऐसा होगा कि आपका ये जो पूरा मार्केट है, स्पेशली स्मॉल कैप साइड में, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स रीडिफाइन हो जाएगा, राइट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कई बार लोगों को लगता है कि यार इन कंपनियों में सब हो गया, अब कैसे पैसा बनेगा। सही बात है, बहुत सारी एग्जिस्टिंग कंपनीज में मैच्योर स्टेज आ गई है, उनमें पैसा बनना शायद मुश्किल होगा, या उतना सीएजीआर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट वी विल हैव थाउजेंड्स ऑफ न्यू कंपनीज, and they will give us opportunity to make money over next 25-30 years, राइट। तो ये थोड़ा सा हमको इमेजिनेशन समझना जरूरी है बाजार में एज एन इन्वेस्टर। अब जब नई कंपनियां आएंगी और वो चैलेंज करेंगी लार्जर कंपनीज को, तो उनका राइट टू विन कैसे बनेगा। तो ये हमने प्रेजेंटेशन में आपको एक 8 फैक्टर बताए हैं, इसमें से 3 बड़े इंपॉर्टेंट है जो आप समझिए। बड़ी कंपनियों के सामने छोटी कंपनियों का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या होता है। सबसे बड़ा पेन पॉइंट शुरू होता है एक्सेस टू टैलेंट से, कि हर अच्छा टैलेंट पहले इंडिया में बड़ी कंपनियों में काम करना चाहता है। बड़ा नॉर्म हो गया है कि भाई हमें स्टार्टअप में नौकरी करनी है, हमें बड़ी कंपनियों में नहीं जाना है, क्योंकि हम नई चीजें करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, समझते हैं, आपको एक चैलेंज मिलता है और आपकी ग्रोथ भी ज्यादा हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में सोशली, कि जहां पे हम फेलियर को एक्सेप्ट करने लगे। हम हर बार बड़ी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते थे, जो अच्छे बच्चे होते थे,
ऑफ कोर्स सैलरी अच्छी होती थी, प्लस स्टेबिलिटी होती थी कि आप फेल नहीं होगे, आप सक्सेसफुल माने जाओगे, राइट? इफ यू गेट अ वेरी गुड जॉब इन एन एमएनसी, जैसे आपको सिटी बैंक में जॉब मिल गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जॉब मिल गया, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल माने जाओगे, बजाय अगर आपको आरबीएल बैंक में जॉब मिल गया या आपको आईसीआईसी में जॉब मिल गया, एचडीएफसी में जॉब मिल गया, राइट? दैट थिंग हैज चेंज। नाउ पीपल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि मैं स्टार्टअप में जॉब कर रहा हूँ, है ना? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज। देखिए, हर इकोनॉमी में एक सोशल एलिमेंट होता है, एंड दैट वी शुड नेवर मिस। और इंडिया में एक ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है। हमारी एक जो जनरेशन थी, जो आज से 25-30 साल पहले यंग थी और मेन स्ट्रीम में आ रही थी, जिनकी उम्र 25-30 साल उस समय थी, अब वो रिटायर होने वाली है। और एक नई जनरेशन इकोनॉमी में आ रही है, जो डिसीजन मेकिंग करेगी, जो काम करेगी, जो ग्रोथ ड्राइव करेगी। तो उनकी साइकी समझना बहुत जरूरी है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस क्या है कि पिछले 20-25 सालों में बड़ी कंपनियों ने एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल खड़ा कर दिया है, जो बहुत ट्रेंड है, उसको एकदम वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग मिली हुई है, एक्सपोजर उसका बहुत अच्छा, उन्होंने बड़े काम किए हुए हैं। तो उसमें से एक्सपीरियंस लोग भी काफी छोटी कंपनियों में जाके ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? तो उनको एक समझ मिल रही है छोटी कंपनियों को कि हाँ, काम ऐसे होता है, बड़ा काम हम ऐसे कर सकते हैं, उनको एक लर्निंग आ रही है। छोटी कंपनियों का भी लाइफ जो कल्चर है वो चेंज हुआ है। दे हैव बिकम वेरी फ्रेंडली टू टैलेंट। पहले हमारे यहाँ जनरली छोटी कंपनी को लाला जी की दुकान माना जाता था, अब ऐसा नहीं रहा। छोटी कंपनियों में भी कल्चर बहुत अच्छा होता है, ओपन कल्चर होता है, दे वांट टू रिवॉर्ड, ई शॉप कल्चर, ये सब आ रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग दैट हैज हैपेंड। इन माय पर्सनल ओपिनियन, जो आपको सबसे ज्यादा चीज बुलिश करनी चाहिए फॉर स्मॉल कैप्स, इट इज एक्सेस टू टैलेंट। टैलेंट ब्रिंग्स कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी ब्रिंग्स ग्रोथ, right? In fact, for larger company, it is going to be a big challenge to retain good talent and to attract young talent which is innovative। और इसीलिए मेरे को कई बार लगता है कि बहुत सारे लार्ज कैप्स के जो रिस्क हैं वो हम ओवरलुक कर रहे हैं, राइट? मैं उन पर डिस्कशन करूंगा अभी। द सेकेंड थिंग इज एक्सेस टू कैपिटल। तो ये हमने बात की कि हमने एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्रिएट की है पिछले 20-25 सालों में, और जिसके कारण छोटी कंपनियों को बहुत ज्यादा कैपिटल का एक्सेस मिल गया है, राइट? अगर आप देखिए प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं एक्सेट्रा, जैसे मैंने अभी आपको अग्निकुल की बात बताई, दे आर वेरी वेल फंडेड। आई थिंक उनकी जो टोटल फंडिंग हुई है, इट इज मोर देन 500-700 करोड़, और उनने पूरी हैदराबाद में एक रॉकेट की फैक्ट्री डाल दी है। इट्स अ स्मॉल कंपनी, अभी तक उनका पहला रॉकेट भी नहीं उड़ा है, बट उनको फंडिंग मिल गई है। तो दिस इज अ वेरी प्रोफाउंड चेंज दैट हैज हैपेंड, राइट? कि लोगों को रिस्क कैपिटल मिलना, और इससे बहुत सारी कंपनियां खड़ी होंगी जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लिस्ट होंगी, और जब वो लिस्ट होंगी तो उसके बाद हम उनमें से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेस टू कैपिटल है, दिस इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एक्सेस टू कस्टमर। कि अगर आपने कोई एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, सपोज कीजिए आपने एक अच्छी शर्ट बना ली, 25 साल पहले आप उसको बेचोगे कैसे? आपको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, रिटेलर चाहिए, आपके पास वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे होने चाहिए, आप पहले ब्रांड बनाओगे, फिर रिटेलर आपका माल रखेगा, फिर वो बिकेगा। रिटेलर माल नहीं रखेगा तो बिकेगा नहीं, तो ब्रांड नहीं बनेगा। तो इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट? अभी डिजिटल है, आप ऑनलाइन बेच दीजिए, लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे ही अपनी दुकानें चला रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, पीपल आर वेरी कंफर्टेबल। जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है लॉजिस्टिक्स का, राइट, वो बहुत इतना अच्छा हो गया है कि आप कहीं से भी कोई भी माल सप्लाई कर सकते हैं, छोटे से छोटा, हल्के से हल्का, और वापस भी लेके आ सकते हैं। तो एक पूरा बहुत बढ़िया कन्वीनियंट सिस्टम क्रिएट हो गया है, और इससे किसी भी कंपनी के लिए कस्टमर को एक्सेस करना बड़ा आसान हो गया है, उसको सर्विस करना बड़ा आसान हो गया है, और एक अच्छा ट्रस्ट फैक्टर बनता जा रहा है धीरे धीरे। ऑफकोर्स इसमें कई चीजें खराब भी हो रही हैं, बट एटलीस्ट एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है। तो ओवर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स एक इस इकोसिस्टम को यूज करके बहुत सारे अच्छे बड़े बिजनेसेस क्रिएट होंगे। अभी तो शुरुआत है, जो आप देख रहे हैं फूड डिलीवरी या दो चार रिटेलर, ये सब तो अभी बेसिक फंडामेंटल प्लेटफॉर्म वाले हैं। अभी ब्रांड क्रिएट होंगे। हमने देखा भी, जैसे नायका बन गया या हुनासा है जिसके ब्रांड क्रिएट हुए हैं, देयर विल बी मच मोर, क्योंकि इट वुड बी वेरी इजी टू एक्चुअली एक्सेस द कस्टमर। एक्विजिशन में भी कॉस्टली, बट पहले कस्टमर की एक्सेस ही नहीं थी, जो अब क्रिएट हो गई है। सेकंड थिंग इज एक्सपोर्ट मार्केट में अपॉर्चुनिटी। चूंकि हमारा सप्लाई चेन रिलायबल नहीं था, तो हम अच्छा काम करने के बावजूद
हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, एंड चाइना वेंट अहेड इन दिस, क्योंकि उसने 10-15 सालों के अंदर 2000 से लेके 2015-20 तक एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, राइट? एंड वी कुड नॉट डू दैट, एंड ऑफ कोर्स वी हैव आवर ओन चैलेंजेस। हमारे पास कैपिटल भी नहीं थी, हमारा सिस्टम ऐसा था, एंड वी वर गोइंग थ्रू दिस ट्रांजिशन, मैसिव ट्रांजिशन, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, राइट? 1991 में जो हुआ, तो हमको क्लैरिटी भी नहीं थी, तो इसलिए हम थोड़े स्लो हैं, बट वी आर स्टिल बिल्डिंग, राइट? और धीरे धीरे हमको कई एरिया में दिख रहा है जहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से हो रही हैं। टैरिफ का थोड़ा पेन हुआ है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक इट विल इम्प्रूव अ लॉट। तो ये जो 3 फैक्टर हैं, एक्सेस टू टैलेंट, एक्सेस टू कैपिटल और एक्सेस टू कस्टमर, these three things are dramatically improving for smaller companies। और इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि हमको बहुत एक्साइटेड रहना चाहिए इस प्लेस में, और इस प्लेस में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने के मौके मिलेंगे। बट ये समझना जरूरी है कि ये स्पेस 10 साल 20 साल की कहानी है, ये 2-3 साल की कहानी नहीं है, और इट्स वोलेटाइल। अमेरिका का भी अगर आप जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसेल 2000 वो देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो उतनी बड़ी इकोनॉमी में भी अगर आपका स्मॉल कैप इंडेक्स वोलेटाइल है, तो यहाँ भी होने वाला है। तो इसलिए हमको इसको उन्हीं इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करना है जिनके पास टाइम होराइजन लंबा हो, वो 10 साल 12 साल 15 साल रह सके। 10 साल मिनिमम रिक्वायर्ड है। आप किसी को भी रिकमेंड करिए, उसको बताइए कि आप 10 साल का समय दीजिए। और दूसरा, ये वोलेटाइल होने वाला है, इसकी वोलेटिलिटी हम नहीं रोक सकते, क्योंकि इट इज सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट, फाइनेंशियल सिचुएशन एटसेट्रा। तो वो वोलेटिलिटी बर्दाश्त करने लायक होनी चाहिए। अगर वोलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो फिर सबका ही एक्सपीरियंस खराब हो सकता है और उनके फाइनेंशियल डिसीजन पे भी असर होगा। सो दीज 2 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। Other than that, I think every other factor is providing a greater tailwind to smaller companies in India। और इसका सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट ये है कि लार्जर कंपनीज के लिए चैलेंज आने वाला है। अगर स्मॉलर कंपनी सक्सेसफुल होती हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो लार्जर कंपनीज को चैलेंज करेंगी। पिछले 15-20 सालों में हमने कभी भी लार्ज कंपनीज को बहुत हाइपर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में नहीं देखा है, उनको वैल्यू ही नहीं किया है। हमको पता नहीं कि अगर हाइपर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता तो इस कंपनी का पी क्या होना चाहिए। कि जैसे अगर एक कंज्यूमर कंपनी है, उस कंज्यूमर कंपनी को अगर मोनोपोली इंटैक्ट है और उसका मार्केट शेयर को कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा है और हम उसको एक मल्टीपल दे रहे हैं, राइट? तो हमारी वो आदत बन गई है कि भाई आप 10-15 साल से देख रहे हो मार्केट शेयर इतना ही इंटैक्ट है या बढ़ता जा रहा है और उसको एक मल्टीपल मिलना चाहिए। अब अगर सडनली ये होता है कि अगले 5-7 सालों में यू रियलाइज कि ये मार्केट शेयर सैक्रोसेंट नहीं है ना, इसको चैलेंज होगा और ये डिप भी कर सकता है, या इंक्रीमेंटल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर इसको नहीं मिलने वाला है, और ऐसा बहुत सारी कंपनियों में हो रहा है। सो देयर विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन मल्टीपल्स कि इसका मल्टीपल क्या होना चाहिए, राइट? और वो धीरे धीरे होगा रियलाइजेशन। बट ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी कंपनियों का जो पिछले 10 साल 15 साल का एवरेज मल्टीपल रहा है, अब उनका सस्टेनेबल मल्टीपल उससे बहुत नीचे हो जाए, स्पेशली लार्ज कैप में, राइट? जहां पे कंपटीशन आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि जो हम कहते हैं कई बार लार्ज कैप सस्ते हैं, लार्ज कैप सस्ते हैं, वो बेस्ड ऑन प्रीवियस 10-15 ईयर एक्सपीरियंस है ना। और वो एक डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन थी जहां पे कैपिटल अवेलेबिलिटी पे चैलेंज था और इनके पास कैपिटल थी, जहां पे कस्टमर एक्सेस पे चैलेंज था, इनके पास कस्टमर था, जहां पे मार्केट शेयर को चैलेंज करना संभव नहीं था और इनका मार्केट शेयर इंटैक्ट था या बढ़ता जा रहा था। एंड दीज आर कैपेबल कंपनीज, नो डाउट अबाउट इट, तभी वो इतने बड़े हुए। बट इन न्यू इन्वायरमेंट देयर कुड बी अ बिग क्वेश्चन मार्क, राइट? ये भी हमको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म तेजी का थीसिस कि व्हाई स्मॉल कैप शुड बी कंसीडर्ड एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ your portfolio because of these tailwinds over next 10-20 years। Now coming to कि why now, हमको अब क्यों करना है ये बात। तो देखिए, एक साल में मोटा मोटा ठीक ठाक करेक्शन हो गया, फ्रॉथ निकल गया है। Q2 FY25 से अर्निंग डाउनग्रेड शुरू हुए थे इंडिया में। जो अर्निंग डाउनग्रेड थे उनके कारण 3 थे मोटा मोटा। हमारे एक्सपोर्ट को हिट पड़ा था क्योंकि अमेरिका में रिसेशन का डिस्कशन चालू हो गया 2023 के आसपास। हाँ, स्पेशली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और जो सर्विसेज एक्सपोर्ट थे उनके ग्रोथ रेट कम हो गए थे। चाइना बिकेम वेरी एग्रेसिव और इस कारण से हमारे एक्सपोर्ट पे एक ग्रोथ खत्म हो गई हमारी। मोटा मोटा 16-17 बिलियन डॉलर का महीने का हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, नॉन ऑयल नॉन गोल्ड, जो 16-17 से 18-19 बिलियन डॉलर के बीच में घूमता है। सर्विसेज एक्सपोर्ट भी हमारा लगभग 16-17 बिलियन डॉलर महीने का हो गया है।
हमें ऐसा लगता है कि अभी बॉटम हो गया है, अब यहाँ से ये नंबर बढ़ सकता है, कम होने के बहुत कम चांसेस है। तो अगर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में थोड़ा हिट भी होगा तो वो सर्विसेज एक्सपोर्ट से खड़ा हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा वो सर्विसेज एक्सपोर्ट से। तो नेट नेट हमारा नंबर जो है टोटल, वो अब इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट इसमें अच्छा ग्रोथ हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज वन रीजन फॉर अस टू बिलीव कि नंबर्स में जो अब है यहाँ से इंप्रूवमेंट हो सकता है। नंबर टू, एक जो फैक्टर इंपैक्ट करता है हमारे यहाँ ईपीएस को बहुत ज्यादा, वो होता है गवर्नमेंट का कैपेक्स। पोस्ट इलेक्शन थोड़ा स्लैक हुआ था, बहुत सारे टेंडर्स कैंसिल किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में, स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी, राइट, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। अब वो धीरे धीरे हमको दिख रहा है कि वो स्पीड वापस आ रही है, एंड वो गवर्नमेंट का वापस कमिटमेंट आ रहा है कि जल्दी काम करो। सो दैट इज अनदर फैक्टर। थर्ड फैक्टर वाज कि 2024 में थोड़ा कंज्यूमर सेंटीमेंट खराब हो गया था, इंटरेस्ट रेट में कट नहीं हो रहा था, इन्फ्लेशन डाउन था, लिक्विडिटी बहुत टाइट थी, और ये सब बातें चल रही थी कि रिसेशन हो जाएगा, गवर्नमेंट का इलेक्शन में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, और एक स्लैग भी था चूंकि कोविड के बाद बहुत सारी एक तेजी हुई थी, उसके बाद उसका एक बेस इफेक्ट था, लोग भी थोड़ा एक डिसीजन मेकिंग में चले जाते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि पोस्ट जीएसटी कट, पोस्ट इनकम टैक्स कट, उसमें भी एक बेस बनना चालू हो गया है और चीजें वहां से इंप्रूव हो सकती हैं। तो जो नंबर में डाउनग्रेड शुरू हुए थे Q2 FY25 से, Q2 FY26 के जो पिछले सेकेंड क्वार्टर के आप नंबर देखिए, उसमें बहुत कम डाउनग्रेड्स हुए, और हमें ऐसा लगता है कि अब आगे जाके डाउनग्रेड बहुत कम होने लगेंगे, इनफैक्ट ग्रोथ ठीक ठाक चालू हो जाएगा। तो हमारा यह अनुमान नहीं कि बहुत जल्दी एकदम यू शेप टाइप रिकवरी हो जाएगी या वी शेप टाइप रिकवरी हो जाएगी, लेकिन हमको लगता है यहाँ से अब स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी, जो एक निगेटिविटी बनी हुई थी नंबर्स में वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि ब्रॉड बेस्ड मार्केट शायद ना चले जैसा पोस्ट कोविड चल रहा था, लेकिन जिन पॉकेट्स में अच्छा काम हो रहा है, जहां वैल्यूएशन रीजनेबल हो गया है, क्वालिटी ऑफ कंपनी अच्छी है, दे विल स्टार्ट डूइंग वेल, राइट। सो नाउ वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद पोर्टफोलियोज, एंड वी हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग पोर्टफोलियोज ओवर नेक्स्ट, लेट्स से 2-3 क्वार्टर्स, कि अगर उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन इंप्रूव हो तो हमारी कंपाउंडिंग शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, राइट। तो यू हैव टू स्टार्ट एट राइट टाइम। अब स्मॉल कैप में अगर आप देखिए तो फंडामेंटली थिंग्स हैव इंप्रूव ड्रामेटिकली। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये बॉटम लेफ्ट चार्ट है, डेट टू इक्विटी। जनरली स्मॉल कैप्स हमेशा बहुत वोलेटाइल होते हैं क्योंकि उनकी बैलेंस शीट वल्नरेबल होती है, क्योंकि ग्रोथ करना होता है तो डेट होता है बैलेंस शीट में, और डेट होता है तो आपकी वल्नरेबिलिटी, रिस्क बढ़ जाता है। तो जब भी टाइम खराब होता है तो आपका इक्विटी वैल्यू में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, राइट, क्योंकि इवेंचुअली जो डेट का प्रॉब्लम है वो इक्विटी को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इक्विटी वैल्यू डिक्लाइंस। लेकिन अगर आप पिछले 5 सालों में देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो स्मॉल कैप्स का काफी इंप्रूव हो गया है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा क्वालिटी कंपनीज, जो अच्छी कंपनीज है स्मॉल कैप में, दे आर मोस्टली डेट फ्री, राइट, एंड आरओई भी इंप्रूव हुआ है। सो दिस इज द रीजन वाई वी थिंक कि वी शुड बी नाउ स्टार्ट लुकिंग एट स्मॉल कैप वेरी वेरी सीरियसली। तो और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क होता है कि वाई स्मॉल कैप्स एक्टिव, कि ठीक है अगर तेजी है तो हम पैसे कर लेते हैं। स्मॉल कैप में क्या होता है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है और कचरा बहुत ज्यादा है। कचरा मतलब इंफीरियर कंपनीज, इनएफिशिएंट कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो कैपेबल नहीं है, जो स्केल अप कर पाएंगी, राइट। और जो अच्छी कंपनियां होती हैं मिड कैप बनती जाती हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिव फंड मैनेजमेंट करें स्मॉल कैप में, है ना, क्योंकि आपका स्टॉक सिलेक्शन, उसको किस तरीके से वैल्यू करना है, वो सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जनरली लार्ज कैप में, क्योंकि लार्ज कैप में ज्यादातर कंपनियां अच्छी हैं, तो जैसे इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज कैप्स। मिड कैप में भी काफी हद तक आप कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्स इंडिया में छोटा है, बट लार्ज कैप्स में इट इज नॉट अप्रोप्रिएट इन माई ओपिनियन। नाउ व्हाई यू शुड डू ग्रो, राइट। तो हमारी एक इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है क्यूगार, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय कम है, एंड आई वांटेड टू गिव यू मोर आइडिया अबाउट द बेसिक्स एंड लॉन्ग टर्म थीसिस रेदर देन शॉर्ट टर्म थीसिस। तो अगर आप देखें हमारी ये फिलोसफी है क्यूगार, इसमें हम मैनेजमेंट कंपिटेंसी, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, इन चारों चीजों पे बहुत फोकस करते हैं। तो अगर मैं आपको एकदम सरलता में समझाऊं, वेरी सिंपलिस्टिक वे कि व्हाट इज अवर फिलोसफी, जब आप स्टॉक खरीदते हैं एसेंशियली आप 4 रिस्क लेते हैं। उसका जो मैनेजमेंट या प्रमोटर है उसका रिस्क, उसका जो बिजनेस है, क्वालिटी ऑफ बिजनेस का रिस्क, जो बिजनेस साइकिल चल रही है कि वो साइकिल अप होगी या डाउन होगी उसका रिस्क, और चौथा होता है वैल्यूएशन रिस्क, राइट। इन 4 रिस्क को मैनेज करने में आपका एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनता है। हम मैनेजमेंट रिस्क नहीं लेना चाहते,
ना तो हम इंटीग्रिटी पे कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, ना हम कॉम्पिटेंसी या कैपेबिलिटी पे कंप्रोमाइज करना चाहते हैं. कैपेबिलिटी ब्रिंग्स ग्रोथ, ये हमारा फंडामेंटल बिलीफ, राइट. सो वी वांट टू फोकस ऑन कैपेबिलिटी. बिजनेस साइकिल, क्वालिटी ऑफ बिजनेस रिस्क हम नहीं लेना चाहते. अच्छा आरओई होना चाहिए, ठीक ठाक ऑपरेटिंग कैश फ्लो होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, और अगर इंक्रीमेंटल हाई आरओई मिल गया वो बेस्ट है. तो ये दोनों रिस्क हम लेना नहीं चाहते हैं. हम बिजनेस साइकिल रिस्क और वैल्यूएशन रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इस पे ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं. तो हमारा पोर्टफोलियो जो होता है उसका ऑप्टिमाइजेशन का थ्योरी ही साइकिल एंड वैल्यूएशन होता है, राइट. सो वी कीप ऑन ऑप्टिमाइजिंग अवर पोर्टफोलियो. हम थोड़ा सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं, जिससे कोई भी रिस्क एक साथ प्ले आउट हो जाए अगर किसी एक सेक्टर में, तो हमारे पूरे पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. ये बेसिकली हमारी फिलोसफी है. हमने इसको यूज करके पिछले 1 सालों में, हमारे मल्टी कैप को 1 साल हो गया है, तो वी हैव मैनेज्ड इट वेल. हमारा परफॉर्मेंस काफी डिसेंट रहा है, और हमने पिछले 1 साल में मिड एंड स्मॉल कैप को ओवरवेट चलाया है. तो इन अ डिफिकल्ट इन्वायरमेंट वी हैव बीन एबल टू डिलीवर पॉजिटिव अल्फा, राइट. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हमारे साथ स्मॉल कैप इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास एक डिमॉन्स्ट्रेटेड एबिलिटी है टू मैनेज मिड एंड स्मॉल कैप ओवर लास्ट 1 year. एंड आई हैव मैनेज्ड स्मॉल कैप फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मैं इससे पहले एक्सेस स्मॉल कैप फंड मैनेज करता था. यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट इट्स परफॉर्मेंस 2016 mid to 2023. So the total almost 6.5 years I have managed it. So अगर आप टोटलिटी में देखें लास्ट 1 year पर ट्रैक रिकॉर्ड एंड बिफोर दैट ट्रैक रिकॉर्ड, सो वी हैव दैट कैपेबिलिटी along with our philosophy, which helps us to manage risk in small caps of drawdowns going wrong, etc. Right. So these are two reasons why you should do a small cap with us. So I think now I will stop and we can open it for Q&A. Thank you very much for the insights. Friends, you can post your questions, directly in the chat box, or you can just raise your hand if you want to ask. I'll start first, sir. So, sir, how? I mean, there are so many. The question on client's mind is there are so many small caps already existing in the market. So, how this is going to be, different? I mean, your strategies and all queued up, and everybody has their own this. But then, how is going to be different than from the others in the market? And what तो देखिए, हाँ, allocation आपका पूरा मतलब full small cap रहेगा या there'll be mid cap, large cap also? How it's going to be? तो देखिए एलोकेशन को पहले एड्रेस कर देते हैं. वी विल नेवर बाय लार्ज कैप्स. सो दैट इज अवर क्लियर कट इंडिकेशन. वी विल नॉट डू एनी थीमेटिक इन्वेस्टिंग. वी विल नॉट डू टॉप डाउन. वी विल बी 100% बॉटम अप, एंड वी विल थिंक लॉन्ग टर्म. वी विल बी वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट वैल्यूएशन, और हम बहुत डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे. हम बहुत कंसंट्रेशन भी नहीं करेंगे, लेकिन बहुत डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं करेंगे. हमारा आइडिया ऐसा है कि अगर आपको अगले 10, 15, 12 सालों में ठीक ठाक पैसा बनाना है, तो आपको ऐसी स्मॉल कैप में 100 सवा 100 कंपनियां आइडेंटिफाई करनी है जो अच्छा कर सकती हैं, राइट. उन पे अच्छा काम करना है, उनको ढंग से होल्ड करना है विद अ वैल्यूएशन डिसिप्लिन. एंड इफ आउट ऑफ दैट, लेट्स से वी होल्ड maybe 50, 60 companies, and we go right on 15, 20 of them, I think we can deliver a good CAGR. So that would be our strategy, and we are working with that strategy, I think. तो इसलिए हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे, ओवर कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, because we know कि sometime things don't work out the way you are, and small caps are sensitive. हम large cap कभी नहीं खरीदेंगे. We will not do top down, we will not do thematic, and our track record of last 1 year and before that, I think ये differentiation है हमारे लिए. And sir, any sector specific, what sectors looks good? I mean, which sectors will be, more prominent in your fund? देखिए स्मॉल कैप में सेक्टोरल होता नहीं, क्योंकि जैसे अगर आप बोल दीजिए केमिकल, बट दो केमिकल कंपनी सेम नहीं होती है ना, दे आर डिफरेंट. तो हमारा थॉट प्रोसेस ही ऐसा है, जो ब्रॉडली हमारे एज अ फंड हाउस हमारा थॉट प्रोसेस है कि फिर लास्ट 1 year हमने प्रीमियम कंजम्पशन, इंफ्रा स्पेशली पावर टीएनडी साइड, एनबीएफसीज एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, इस पे जनरली वी आर पॉजिटिव. Okay, then we have question from Saurabh.
Thank you for your valuable insights. What is your advice regarding investing in small caps, whether we should go for lump sum or SIP or STP देखिए at current बहुत stage? डिफिकल्ट क्वेश्चन है, राइट? मतलब एंड आज की सिचुएशन में क्या लगता है कैसे करना चाहिए? हाँ. अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट? तो देखिए मैं ऐसे सोचता हूँ कि तो इसके दो दो अप्रोच हो सकते हैं। नंबर वन, अगर आप एकदम ही फाइन ट्यून करना चाहते हैं कि भाई अ, थोड़ा भी हमको 5-10% अगर मार्केट डिक्लाइन हो तो मौका मिल जाए, तो देखिए स्मॉल कैप्स आर वोलेटाइल, है ना? वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अच्छे से अच्छा स्मॉल कैप भी 20% गिर जाता है, तो यू कैन डू एसआईपी, नो प्रॉब्लम, राइट? बिकॉज वो वोलेटिलिटी तो हमेशा रहने वाली है, और अगर आपके लिए वही वोलेटिलिटी को कैप्चर करना इंपॉर्टेंट है एंड यू फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, यू शुड डू इट, यू शुड डू एसआईपी। अगर आपके पास 10-15 साल का टाइम है, 10-12 साल का, और आप पैसा छोड़ सकते हैं, तो आई थिंक इवन डूइंग लमसम इज नॉट बैड आइडिया, राइट? क्योंकि गलती से अगर बाजार चल गया तो आपका एसआईपी करने का आइडिया उल्टा पड़ सकता है, राइट? सो व्हाट यू आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ फॉल, यू कैन एक्चुअली नाउ पे मोर, है ना? तो फिर वो कैलिब्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है शॉर्ट टर्म में, तो इट बिकम्स मोर ऑफ अ लक रेदर देन ए स्किल सेट। दूसरा ये है कि कोई भी हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, वेल्थ क्यों बनाते हैं? टू फील हैप्पी अबाउट इट, राइट? यू वी नीड सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन अबाउट इट। तो जो भी डिसीजन आपको सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस दे वो कर लीजिए। आपको अगर लमसम हैप्पीनेस देता है, लमसम कर लीजिए। आपको एसआईपी हैप्पीनेस देती है, तो आप एसआईपी कर लीजिए। So, do you think small caps should be part of the core portfolio, or it should be used as a satellite portfolio as a strategy? इट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर। देखिए क्या होता है, हर इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट अलग होती है, उसकी वो किस उम्र के पड़ाव पे है, उसकी जरूरतें क्या है ना? वो कितनी वोलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिपेंड करता है। बट मुझे लगता है कि एनी बडी हु इज लेस देन 45 ईयर ऑफ एज, उसका कुछ एलोकेशन तो होना चाहिए। अब आप वो स्मॉल कैप फंड के थ्रू करिए, मल्टी कैप फंड के थ्रू करिए, या कहीं और से लेके आइए, बट वो होना चाहिए, राइट? कितना होना चाहिए ये आपको इन्वेस्टर के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति अगर 45 साल का है, तो उसके पास 15 साल हैं, जो कुछ पैसा तो छोड़ ही सकता है। तो Right. द फंडामेंटल क्वेश्चन यू हैव टू आस्क इज, बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप, कि ये जो पैसा मैं इस स्मॉल कैप कैटेगरी में डाल रहा हूं, ये मैं अगले 10 सालों के लिए छोड़ सकता हूं कि नहीं, राइट? दैट इज नंबर वन। नंबर टू, कि अगर कभी ये पैसा 20-25% गिर जाए, तो मुझे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। दैट इज अ सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए अफर्मेटिव हैं, तो आप वो इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज मत करिए। So, at a time, how many companies will be involved? I mean, what will be the size of the portfolio? How many companies will be investing in? देखिए ये काफी हद तक एयूएम पे भी डिपेंड करेगा, मोटा मोटा भी टू स्टार्ट विथ वी विल बी अराउंड 40-50। क्योंकि बहुत सारे स्मॉल कैप्स में आई हैव आल्सो सीन some people have 50-60 companies and now there are like Nippon and some other funds they have gone up to 200-250 companies also. हाँ, तो देखिए हर किसी का अपना एक स्ट्रेटजी होता है, डिपेंडिंग ऑन Right. हाउ दे आर लुकिंग एट एंड व्हाट इज द साइज एटसेट्रा। बट आई थिंक फॉर अस अराउंड 40-50 इज अ गुड नंबर टू स्टार्ट विथ। तो देखिए हमारा ये, हम बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे पास अभी साइज का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हम तो नए फंड है, राइट? तो हमको पास ऐसा कुछ 10,000-20,000 करोड़ सडनली नहीं आने वाला है। और दूसरा ये Right. कि हमको बहुत कंसंट्रेटेड भी नहीं करना है, तो हमको बीच में रहना है कि रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन रखो, लेकिन आप इतना भी पोजीशनिंग साइजिंग करो कि आपको स्टॉक पिकिंग का फायदा हो, है ना? नहीं तो फिर वो शुरू से ही इंडेक्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। Next, we have Sakshi. In a market where many small caps appear expensive, how do you balance growth potential with valuation discipline for long-term wealth creation? या तो देखिए इसी के लिए हमारा जो थ्योरी है बड़ा काम आता है, क्यू कार। तो वन इज वी फोकस ऑन कैपेबिलिटी, एंड देन वी लुक एट वेयर इज द वैल्यूएशन, हमारा एंट्री वैल्यूएशन क्या होगा, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी कंपाउंडिंग क्या हो सकती है, एंड वी कीप ऑन ऑप्टिमाइजिंग इट। वो मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो फॉर एवर का डिसीजन हो गया। पोर्टफोलियो, इसलिए हम इसको एक्टिव फंड मैनेजमेंट कहते हैं, राइट? इट हैज टू बी ऑप्टिमाइज्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, कई बार वीकली बेसिस, कई बार मंथली, कई बार सम पोजीशंस वी डोंट टच फॉर ईयर्स। तो दिस इज हाउ वी वर्क, इज दैट we look at capability. Small caps में capability is very very important for sustained long term compounding. Then we think about valuation,
वी डोंट कंप्रोमाइज ऑन मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, एंड देन वी टेक अ कॉल कि ये स्टॉक हमको ओन करना है कि नहीं. So, question from Pulkit. When you look at small cap universe, how do you define a great small company using two, three key factors at the screening stage? And once shortlisted, what are the one or two key signals you rely on to judge whether its earning growth is sustainable rather than cyclical? तो देखिए, सबसे पहली चीज होती है स्मॉल कैप में, जैसा मैंने बताया ना, कैपेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनका अप्रोच टू बिजनेस एंड बिल्डिंग कैपेबिलिटी क्या है. बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो केवल मैक्रो टेलविंड के कारण ग्रोथ कर रही होती है, राइट, कि आपके सेक्टर में ग्रोथ हो गई, आप थे और आपको भी उसका बेनिफिट मिल गया और आपका भी रेवेन्यू ग्रोथ आ गया, बट वो सस्टेनेबल नहीं होता. जनरली लार्ज अपॉर्चुनिटीज आल्सो ब्रिंग लार्ज कंपटीशन, हैवी कंपटीशन, राइट. कि अगर कोई एक बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है, जैसे इंडिया में अगर आप देखिए ईपीसी बिजनेस या कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो 2005-6 से लेके आज तक सबसे ज्यादा अगर कहीं रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा कमोडिटीज के अलावा, तो वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हुआ होगा. लेकिन ऐसा कोई 10 बैगर, 5 बैगर, 20 बैगर स्टॉक नहीं बना उस सेक्टर में. क्यों? क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड थी, जो वैल्यू एडिशन था, राइट, जो हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं जनरली, हाउ वी कैलकुलेट वैल्यू एडिशन इज एबिटा प्लस सैलरी कॉस्ट. तो जो वैल्यू एडिशन था वो लो था, तो कंपटीशन बढ़ जाता है. और जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो आपके आरओई थोड़े कंप्रेस हो जाते हैं, ग्रोथ कंप्रेस हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी कंप्रेस होती है. तो उसके कारण मल्टीपल कभी रीरेट नहीं होता, इनफैक्ट वो डी रेट हो जाता है. तो हमको ये, हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इस कंपनी में नंबर्स में कितना ग्रोथ हो सकता है, कंसिडरिंग ऑल दिस कॉम्पिटिटिव सिचुएशन एटसेट्रा, एंड दैट इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय वैल्यू एड. वैल्यू एड इज ड्रिवन बाय कैपेबिलिटी, राइट, कि ये कितना वैल्यू एड कर पाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, किस तरह के नए इनोवेशन कर पाएगा, टेक्नोलॉजी क्या बना पाएगा. अब जैसे कई चीजें बी टू बी होती हैं, तो हम बी टू बी में अपने आप से पूछते हैं क्लाइंट डिपेंडेंस कितना है, हाउ इजी इट इज फॉर क्लाइंट टू रिप्लेस दिस गाय, राइट. अगर वो कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा है तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते, कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट है तो आप रिप्लेस कर सकते हो. तो ये सारी चीजें समझनी पड़ती हैं. देन यू टेक अ कॉल कि ये कंपनी वैल्यू कैसे होगी, इसका फ्यूचर में री रेटिंग का पोटेंशियल क्या है, या ये डी रेट हो जाएगा क्या. एंड देन वी टेक अ कॉल कि हमको ये कंपनी ओन करनी है, किस भाव पे ओन करनी है, नहीं ओन करनी है. Okay, we have another question. When we look at Bharat's next 20 years, what are the key characteristics you will look for in small cap companies that can truly compound wealth across economic cycles? तो आई थिंक वही जो आंसर अभी मैंने पहले दिया, दैट इज व्हाट वी लुक फॉर, कैपेबिलिटी, राइट. फॉर अस इन स्मॉल कैप्स कैपेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कैपेबिलिटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, मतलब हमको उसका पूरा एक सेशन करना पड़ेगा 1 घंटे का, क्योंकि वो आप दैट यू लर्न ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि हाउ यू असेस कैपेबिलिटी. हर कंपनी यूनिक होती है कि आपको उसकी कैपेबिलिटी को कैसे समझना है, वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती. बहुत सारी स्मॉल कैप क्या होती है, कैपेबिलिटी बिल्टअप कर रही होती है. तो वो भी एक बड़ा ट्रिकी कॉल होता है कि यू हैव टू टेक अ कॉल कि ये कैपेबिलिटी बिल्टअप हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि कंपनी तो सब यही क्लेम करती है कि हम बहुत बड़े कैपेबल हैं और हम बहुत. एग्जीक्यूशन कर पाएंगे कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है. करेक्ट, करेक्ट. So last 1 year was not good for small caps. Overall returns is negative, but still valuations are not so reasonable. So what is your thought on this, investing in small cap? देखिए, वैल्यूएशन में क्या है ना, इट इज वेरी कंटेक्चुअल थिंग. कई बार तो वैल्यूएशन इज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट इन इन्वेस्टिंग. कंपनी के नंबर एनालाइज करना, उसका बिजनेस समझना, ये तो सब ऑटोमेट हो गया है, एआई में हो जाता है ना. वैल्यूएशन इज स्टिल दैट रिक्वायर्स सम गुड लर्निंग, एंड इट्स एन आर्ट. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, सम पार्ट इज साइंस, सम पार्ट इज आर्ट. तो कभी भी ये कह पाना कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यूएशन सस्ता है या महंगा है, इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक थिंग, तो बड़ा श्योरिटी नहीं होती. तो हमें ये लगता है कि अगर मैक्रो इन्वायरमेंट स्टेबल होता है, अगर डाउनग्रेड्स खत्म होते हैं, तो बहुत सारी कंपनियों में, दो इट इज नॉट वेरी चीप, बट वो वैल्यूएशन सस्टेन कर जाएगा. एंड देन इट विल डिपेंड ऑन कि उनके आगे नंबर कैसे आते हैं. अगर ग्रोथ वगैरह होने लगी तो फिर ठीक हो जाएगा नंबर, फिर वैल्यूएशन भी उतना ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, इनफैक्ट स्टॉक में पैसा बनने लगेगा. तो हमको दिख रहा है बाजार में कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की कंपनियां देखी हैं कई पिछले 1 महीनों में, तो वो गिरी बहुत, बट उनमें रिबाउंड भी आने लगा है. एंड दैट्स अ वेरी इंकरेजिंग साइन कि जो ढंग की कंपनियां हैं उसमें नाउ पीपल आर निबलिंग इन, राइट. एंड दैट्स आल्सो गिव्स अस अ इंडिकेशन कि नहीं, अब थोड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चालू करना चाहिए. Stability आ रहा है. जी. Can you speak more on management quality? How do you pick a winning team?
डिफिकल्ट थिंग, बहुत काम करना पड़ता है इस पे, सोचना पड़ता है, थोड़ा कई चीज़ों से डेटा इकट्ठा करना पड़ता है. यू हैव टू लुक एट their execution track record, understand what they are trying to do, what they are not doing, how focused they are. तो देखिए कुछ ब्रॉड चीजें अगर मैं बताऊं कि जो हम देखते हैं, एक तो वैल्यू एडिशन, राइट, सैलरी प्लस एबिटा. दिस इज नॉट एग्जैक्ट डिफिनीशन ऑफ वैल्यू एडिशन. ये हम लोग ना यूज कर लेते हैं एज अ फास्ट ट्रैक मेजर, कि दिस गिव्स यू एन इंडिकेशन कि ये वैल्यू एडिशन है कंपनी में, राइट. तो जहां सैलरी प्लस एबिटा इज लो, वैल्यू एडिशन लो है. जहां सैलरी प्लस एबिटा इज हाई, वैल्यू एडिशन हाई है. Then that value addition, how it is important, how it is customized, or it is at a scale, right? Commoditized है या कि customized है, that second thing. नंबर टू इज की मार्केट शेयर गेन की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे कर रहे हैं, कंपटीशन कितना होगा, और उन लोगों ने पिछले हिस्ट्री में कंपटीशन कैसे हैंडल किया है. वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज फोकस, कि यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, इज मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन दिस वन थिंग. एक तो देखिए आप छोटी कंपनी हो, अभी आपको बहुत बड़ा बनना है, और अगर इस छोटे ही स्टेज में आप अपना फोकस डाइवर्ट करने लगो, राइट, तो आपको समझ में आता है कि देखिए ये कंपनी एक ही चीज को बहुत बड़ा बनाने के चक्कर में नहीं है, इसको कुछ कुछ और भी करना है. एंड देन वो जो जिस चीज पे आप एक्साइटेड हो वो शायद उतना बड़ा ना बने. तो जनरली आई डोंट लाइक कंपनीज और मैनेजमेंट विच इज नॉट वेरी फोकस्ड एट एन अर्ली स्टेज. आप बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, अब आपके पास अच्छा कैश फ्लो है, बड़ी बैलेंस शीट है, आप 1,000, 1,500, 2,000 करोड़ का कैश फ्लो कर रहे हो, अब आप फोकस डाइवर्ट करो, बात समझ में आती है, राइट, क्योंकि आपके अपने सेगमेंट में ग्रोथ स्लो गया. बट अभी आप 500,000 करोड़ की कंपनी हो, आपके पास अगर आप कह रहे हो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, देन यू शुड नॉट डाइवर्ट योर फोकस. तो कैपिटल एलोकेशन कहाँ है, और जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग है वो कैसे हो रही है, ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. अगर आप ग्लोबली देखिए तो जो भी ग्रेट कंपनीज हैं, जो लार्ज कंपनीज हैं, और जो बड़ी रिस्पेक्टेड कंपनीज हैं अपने अपने फील्ड में, दे आर ऑल सिंगल प्रोडक्ट कंपनीज. कंग्लोमरेट्स कभी भी बहुत ग्रेट नहीं माने गए दुनिया में, है ना. तो जैसे जी करके कंग्लोमरेट होता था यूएस में, जिसने कंग्लोमरेट मॉडल चालू किया था, इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. वो Yeah. बट जो भी आप कोई भी कंपनी देखिए ग्लोबली, अगर आप देखने जाएंगे, most of the very successful respected companies are single product company. तो that requires focus, right, कि आप एकदम उसी चीज को करने के लिए फोकस. तो ये भी हम देखते हैं, फोकस, कैपेबिलिटी, attraction of मतलब how you are able to attract talent, how good you are in retaining that talent, what is your end objective in terms of product development, innovation, new technology, how are you thinking long term, are you thinking 5 year 10 year down the line, do you have that evolving framework, right, for your strategy कि हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं. So all these things that we kind of try to assess to understand the management capability in small caps. Yeah, I think we'll take up last question. Pulkit, are there any early red flags that makes you exit or avoid a small cap even if the sector outlook remains strong? Yes, yes, and in fact, What are if the you look red at, flags? Basically, is asking what are the red flags that you see? yeah, so generally what we see is basically corporate governance issues, capital allocation issues, related party transactions, not so great disclosures, unnecessary diversification, unnecessary acquisitions, mergers, राइट. आप काम ए कर रहे हो और आप बी सेक्टर में जाके अपना मर्जर एक्विजिशन कर लेते हो. आप बहुत अच्छे से कैपिटल एलोकेशन नहीं कर पा रहे हो, आपकी जो एफिशिएंसी है वो नहीं इंप्रूव हो रही है, आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो खराब हो रहा है, वर्किंग कैपिटल बढ़ता जा रहा है. दीज आर सम ऑफ द रेड फ्लैग्स. आपकी जो टॉप मैनेजमेंट टीम है उसमें बहुत ज्यादा चर्न हो रहा है. सो दीज आर समथिंग दैट वी मॉनिटर एंड वी काइंड ऑफ टेक एक्शन ऑन दिस. If one, if one is looking to invest only for 5 years, is it still advisable to invest in small caps? नो, If yes, why? No. Okay. नो, I don't think so. I think then multi cap is a better product. Multi-cap is better. So will the portfolio also have micro caps? Yes. Is there so there's no benchmark of a market cap? No, 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 we don't have any benchmark. We want to own whatever is good, capable. देखिए क्या होता है ना कि आप सपोज कीजिए कोई कंपनी 500 करोड़ का मार्केट कैप है, तो उसका रेवेन्यू कितना होगा, 150-200 करोड़, राइट, या उससे भी कम होगा. आजकल अभी तो ऐसा हो गया कि आजकल छोटी, तो कम होता है. है ना. तो मतलब 5x रेवेन्यू
5x प्राइस टू सेल्स तो बहुत कॉमन हो गया है। तो अब आप 50-100 करोड़ की कंपनी का कैपेबिलिटी कैसे असेस करोगे? इतनी बड़ी इकोनॉमी में 50-100 करोड़ का टर्नओवर तो कोई भी खड़ा कर देता है, राइट? तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फॉर अस टू ओन स्मॉलर वेरी स्मॉल कंपनीज, बिकॉज वी वांट दैट श्योरिटी कि हाँ भाई अच्छी कंपनी है, कैपेबल कंपनी है। हाँ, जहां हमको समझ में आता है वहां वी ओन कि इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। या जैसे सपोज कीजिए कोई कंपनी आती है, वो बोलती है कि देखिए मैं एयरबस के लिए काम कर रही हूँ, राइट? तो एक बेसिक फिल्ट्रेशन ऑफ क्वालिटी हो गया है ना, क्योंकि एयरबस के लिए काम करने में, क्वालिफाई करने में ही बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती है जो प्रूव करती है कि आप कैपेबल हो, अगर आप डायरेक्ट एयरबस के वेंडर हो। तो ये सारी चीजें अगर हैं, बहुत अच्छी कुछ प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, क्लाइंट डिपेंडेंस है, तो वी डू इट। अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू असेस। जिसमें SMEs are not allowed, right? सी, क्यों? टेक्निकली इट इज अलाउड बट वी डोंट वांट टू ओन इट। अच्छा, अच्छा। एसएमई को समझना बड़ा मुश्किल काम है। Hmm. There are very few companies who are good, sustainable, and valuation is also good. SME is more expensive than normal main board. No, I think we don't have further questions. We'll end up. Thank you very much, Anupam sir, for your, Thank you. insights. I hope, clients have benefited with your knowledge, and we look forward, for investments in the fund, and best of luck to you and the team. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone.